इसलिए मैं आपको नॉर्मली यहां पे अगर इसको इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले, ठीक है, और NO2 वाले। कौन से वाले? इस तरह के प्रोटोनों के लिए कैसे एसिड चाहिए अपन को, कैसे बेस चाहिए बताओ? नॉर्मली इनके लिए सिलेक्शन ऑफ बेस कौन सा होगा? हाँ, वीक बेस काम कर जाएगा, बोलो। उसके बाद जो एसीटोन वाले, कौन से वाले? हाँ, एसीटोन वाले, एल्डिहाइड वाले हैं, है ना, एसीटोन वाला या एल्डिहाइड वाला, बोलो। इन सब के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस या माइल्ड स्ट्रॉन्ग भी चलेगा? स्ट्रॉन्ग चलेगा या माइल्ड स्ट्रॉन्ग चलेगा। और अगर आपको साइनाइड के पास वाला चाहिए, आपको पता है साइनाइड का माइनस एम बहुत कम होता है, बोलो। अगर ये वाला चाहिए आपको, साइनाइड के पास वाला या एस्टर के पास वाला चाहिए, तो फिर इनको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जनाब? क्या करना पड़ेगा? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इन प्रोटोनों को निकालने के लिए कैसा बेस चाहिए होगा? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। एक तो ये छोटी सी बात थी जो आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, आ गई है। चलिए वापस लौट जाता हूं मेरे अपने सवाल पर। इसको मैं आगे ले सॉरी क्या बोला, ये रहा। इसको थोड़ा आगे ले लेता हूं स्लाइड को, पहले ये ज्ञान होना जरूरी था, अब आ गया। गॉट इट। अब चालू हो जाओ, बताइए क्या ख्यालात हैं आपके, क्योंकि बेसिस की जानकारी अब आपको हो चुकी है। पहला केस LDA, कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग। नॉन न्यूक्लियोफिलिक, कैसा बेस? तो न्यूक्लियोफिलिक होने के चांसेस नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा तो कोई पार्शियल वार्शियल का लफड़ा नहीं है। तो बताओ क्या बनेगा इस केस में? यस, पहले केस में क्या उत्तर होगा? कंप्लीट काइनेटिक। पर इसमें तो काइनेटिक का लफड़ा ही नहीं है, तो सिमेट्रिकल बोलो यार। कंप्लीट इनोलेट, तो सिमेट्रिकल है ना भाई। कंप्लीट इनोलेट। क्या आपको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। कितने लोगों को समझ में आ गया ये लाइन? कितने लोगों को समझ में आ गई? हाथ खड़े करो। दूसरे में क्या लिखा हुआ था बेस? चलिए इसको और लिख देते हैं, NaOH। उत्तर बताओ क्या होगा NaOH का? कैसा बेस है? माइल्ड। क्या इन प्रोटोन निकाल पाएगा? यस, पर प्रॉब्लम में न्यूक्लियोफिलिक भी है, इधर भी टक्कर मारेगा। कुछ मॉलिक्यूल इसके वेस्ट भी होंगे, पूरी तरह से कंप्लीटली इनोलेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। बोलो यार, इनोलेट तो बनेंगे, पार्शियल इनोलेट बनेंगे। क्या आपको, अरे यार बोलो ना भाई, पार्शियल इनोलेट बनेंगे। गुड, धीरे धीरे समझना। बिल्कुल मैं कह रहा हूं एकदम आज की क्लास इसलिए, फिर अगली क्लास में हम रिएक्शंस पे जाएंगे, मजेदार है। बस आज की क्लास तो जो पिछली रह गई थी ना वही क्लास है। NaOET, NaOET, NaOET। अब बताइए क्या कहेंगे आप इसके बारे में? स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है, माइल्ड स्ट्रॉन्ग है, बोलो। न्यूक्लियोफिलिक भी है, पर वैसे न्यूक्लियोफिलिक कुछ कर तो पाएगा नहीं, बोला है। बेस भी है, निकाल लेगा, बोलो। लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और न्यूक्लियोफिलिक भी है। दोनों रीजन है, एक तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक भी है। इस वजह से सारे मॉलिक्यूल को कन्वर्ट, तो इनोलेट कैसा बनेगा? बिल्कुल सही जवाब, पार्शियल इनोलेट। बहुत बढ़िया कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया। बस बोलते जाओ, मजा आ जाएगा। बस इसको बोलते जाओ, आनंद आ जाएगा। आप उत्तर समझने लग जाओ फिर तो कहना ही क्या। इसको मैंने पकड़ा, ये ले लिया लास्ट। क्या था लास्ट बेस में? क्या था बताओ? कार्बोनेट। कार्बोनेट, ओके, कार्बोनेट। कैसा बेस? नॉन न्यूक्लियोफिलिक, कोई चांस नहीं, बोलो न्यूक्लियोफिल का। बी वीक, काफी वीक। क्या इस प्रकार के बेस कामयाब हो पाएंगे? इनकी औकात ही नहीं, बोलो यार। तो क्या लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे नो इनोलेट, नो इनोलेट तो कभी लिखेंगे, दो चार मॉलिक्यूल तो बन जाते होंगे। नॉट अप्रोप्रिएट बेस, क्या लिखेंगे? फॉर द रिएक्शन, बोलो यार। तो हम लिखेंगे नॉट अप्रोप्रिएट बेस फॉर इनोलेट फॉर्मेशन, नॉट अप्रोप्रिएट बेस, बोलो, फॉर इनोलेट फॉर्मेशन। क्या आपको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, चलो उत्तर देना शुरू कर दो इसमें। सेम, चारों सेम, सेम सेम प्रोटॉन, या कम ऑन। LDA माइनस अडेतर THF,
NaOH, NaOET, कार्बोनेट। बोलिए क्या है उत्तर आपके इस बारे में? एलडीए तगड़ा है, तगड़ा है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, इनोलेट पूरा पूरा बना लेंगे तो क्या कह देंगे? बहुत बढ़िया। NaOH माइल्ड स्ट्रॉन्ग है, प्रोटॉन तो निकाल सकता है, तो क्या करेगा? नॉट अप्रोप्रिएट। फॉर इनोलेट। क्यों? उत्तर आपको पता है, उत्तर आप जानते हैं। ये है एस्टर, ये है फलों जैसी गंध वाला एस्टर। पढ़ा होगा ना फ्रूट, अरे हाँ वही। ये है न्यूक्लियोफाइल और ये कर देगा अटैक, और इस बार ये निराश होके नहीं लौटेगा। आम जिंदगी इधर से प्रोटॉन लाती है, मेंटोस लोग समझते हैं कि ये बाहर चला जाएगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। एस्टर को एसिड में कन्वर्ट करना। अच्छा ओ अंग्रेजी में बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। गॉट इट? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर से एसिड बनाना, ऐसे ही बनाते हैं। तो जब बचपन से एसिड बनाते आ रहे तो आज इनोलेट खास बन जाएगा। जब पैदा होते एसिड बना रहे 12वीं क्लास से, तो आज इनोलेट खास पैदा हो जाएगा भाई। कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं आज, प्रोडक्ट थोड़े ना बदल जाएंगे। ज्ञान बदलेंगे, प्रोडक्ट थोड़ी बदल जाएंगे। कि 12वीं क्लास में कुछ और देता था, फिर उसका मन किया बीएससी में कुछ और देने लग गया, और एमएससी आते आते तो पता लगे क्या कुछ और ही बन गया। तो वही एसिडिफिकेशन, वही क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाली रिएक्शन है। सिंपल एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बनाते आए एसिड हम। ये रहा एनसीईआरटी, बोलो ना यार, खूब बनाया एसिड हमने। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले टूट पड़ेगा, और इस बार न्यूक्लियोफाइल को कुछ मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो वापस वो बेस बनने नहीं आएगा। मजा है, एसिड बन के एस करेगा। तो दिस बेस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर इनोलेट फॉर्मेशन इन एस्टर। याद रहे कीटोन में कम करेगा, मैं बना दिया था क्योंकि वहां कुछ मिल नहीं रहा था, तो खुद ही निकल जा रहा था। OET माइनर ये बनाएगा, क्योंकि अटैक करेगा और निकलेगा तो भी वही है। अरे इधर भी तो OET है। तो अगर आपको देखो कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये गजब बन रहा है, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं मिले। मैं लिख के दे रहा हूं, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा कहीं नहीं, ये कोई ऐसा होता ही नहीं है ऑर्गेनिक। नेम रिएक्शन में क्या होती है? रिएक्शन होती है फलानी ढिमकानी चमकानी धमकानी हमकानी। अरे फेवरेस की टेरेस की एल्डोल केनी जा पेनी जा, ऐसा होता है। मैं जो सिखा रहा हूं वो एक ऐसा फ्लो, ऐसा सीक्वेंस है कि आप ना पहले मैं रीजन लिखूं, आप खुद बोल दोगे, बेस तो बोलेंगे इसमें, ये यहां ये रखेंगे, ये आगे ये बनेगा खुद। इसलिए रिएक्शन प्रोड्यूस करने वाले बन जाओगे, अगर दिमाग लगाओगे ना, लैब में काम करने लायक बन जाओगे। जो लैब में करते हैं लोग, वो लायक बन जाओगे, काम करने लायक। परीक्षा तो है ही क्या चीज हो, तो टीचर चीज है, एग्जाम में तो होता ही क्या है उसको, जो सोचना शुरू कर दोगे। इससे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हमारे दिमाग में, और कॉन्सेप्ट ये था, अगर हमें किसी ऐसे सबस्ट्रेट का इनोलेट बनाना है जिसमें लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो हमें उस लिविंग ग्रुप को ही बेस लेना पड़ेगा, तब पार्शियल इनोलेट बना पाएंगे हम। नहीं समझे? नहीं समझे?
आज आपको समझ में आएगा, आज आपको पल्ले पड़ेगा वो एनसीईआरटी वो बीएससी किताबों में क्या लिखा रहता था। आज आपको पल्ले पड़ेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में आप NaOH लेके निकल लिए थे, लेकिन क्लेजन कंडेंसेशन में आप NaOET लिया था। सोचा भी नहीं होगा तो पहले कि कोई पता नहीं कौन ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है। ये एल्डोल नहीं, ये कंडेंसेशन, अगर NaOH लेगो तो कंडेंसेशन नहीं करा सकते आप, वो तो हाइड्रोलिसिस हो गई, वो तो अभी एसिड बन जाएगा 2 मिनट। तो कौन सिलेक्शन ऑफ बेस लेंगे वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि लिविंग ग्रुप है क्या है, तो उसको देखना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझे? कितने लोग मेरी बात समझे बताओ? पक्का? ठीक है, वापस लौट जाते हैं। इसका मतलब यहां से बन जाएगा, लेकिन इनोलेट कैसे बनेगा? पार्शियल, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल भी है, ये उतना तगड़ा बेस भी नहीं है, ये प्रोटोनों को और एस्टर का प्रोटोन तो वैसे ही कम एसिडिक है, क्योंकि OAT का प्लस M लग लग के उसकी एसिडिटी घट चुकी है। याद करो, ये तो हम इससे जबरदस्ती इनोलेट बना रहे हैं, बाकी ये तो खुद तो इनोलाइज भी नहीं होता, इनोल फॉर्म तो होती ही नहीं है इस बेचारे की। ओह माय गॉड, तो पार्शियल इनोलेट क्या बनाएंगे? क्या ख्याल आता है आपका कार्बोनेट के लिए? जो कार्बोनेट कीटोन का प्रोटॉन नहीं निकाल पाया एस्टर से, तो क्या ही आशा कर सकते हो उससे आप? हैं? मिल भी जाए ना, बीकर में फेंक दो साले को, तेरा क्या कचरा। पिछली बार कीटोन लाए थे, वहीं तो कुछ नहीं करा। इसका मतलब क्या इनोलेट बनाने के लिए अप्रोप्रिएट बेस हुआ है? नो, नॉट एन अप्रोप्रिएट बेस फॉर डैश डैश डैश। क्या आपको पल्ले पड़ने लगा? बेस कौन कौन से थे ब्रेक से पहले देखा, आप बेस कौन सा लेना है और लेने के बाद वो क्या पैदा करेगा। क्या समझ में आने लगा है? तो बेबी को बेस पसंद आने लगा कि नहीं आने लगा? आने लग जाएगा तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगी कहानी, पल्ले ही नहीं पड़ना है। इतने प्रोडक्ट बनेंगे समझ ही नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। सब कुछ बन रहा होगा, ज्ञान नहीं होगा, सब कुछ बनता दिखाई देगा, ए भी बन रहा होगा, बी भी बन रहा, सी सब बन रहा है, प्रोडक्ट तो सारे ही है, क्योंकि सब बनता है यहाँ। थोड़ा सा अटैक इधर का उधर का है, सब बन जाएगा। और वो इतने तेज हैं, चारों ऑप्शन वही देंगे जो बन रहे होंगे। अब तुझसे अब सोच लेने में से कौन क्या है। इसलिए ऑर्गेनिक दोधारी तलवार है। क्या इनऑर्गेनिक में नहीं आए तो कम से कम अटेम्प्ट तो नहीं करते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आता है। ऑर्गेनिक में मजा आता है, कुछ तो निकल ही जाता उत्तर। अरे गलत करोगे तो कोई तो उत्तर आएगा ही। और हमारी परीक्षा में पहली प्रायोरिटी ये नहीं होती कि सही उत्तर आए, उत्तर आए। आधे खुश तो हम इसी में हो जाते हैं कि कोई ऑप्शन मिल गया, हमने सॉल्व किया और ऑप्शन दिख गया, क्योंकि ये भी दुर्लभ है हमारे लिए जीवन में। भाई फिजिकल में क्या है, आप गलत सॉल्व करोगे पक्का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो वैल्यू होती है ना यार। तो 135 अब कैसे आएगी वैल्यू? भाई कोई कैलकुलेशन को उसने कोई गलत सेट करके वैसा दिया हो, गलती करके करे तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा। ऑर्गेनिक पक्का आंसर आएगा, आंसर ही रहता है वहां तुरंत, और तुम कन्विंस हो रहते हो अंदर, हाँ बिल्कुल मेरा ही सही है, टॉपर तो मैं ही हूं। जब तक सबमिट करते हैं अपन टॉपर होते हैं, फिर सबमिट करते बाहर आते हैं, फिर रैंक पीछे आना जाना शुरू हो जाती है। पहला फर्स्ट रहता है, फिर 10 में आता है, फिर 4 लोगों से बात करते 100 में पहुंचता है वो, फिर घर जाके केम एकेडमी का देखता है यूट्यूब पे चलता हुआ सॉल्यूशन, तो फिर पता लगता है अब तो 1000 में भी नहीं मामला, 500 तक पहुंच गई गिनती। ऑर्गेनिक की दोधारी तलवार है, पहले ही कह रहा हूं। और जेम के लिए तो भयंकर दोधारी तलवार है, क्योंकि करना मजबूरी है, छोड़ सकते हैं नेट में, चलो कई लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे चॉइस है, इधर तो चॉइस भी नहीं। समझ गया क्या? चलिए अगला खेल है, ये क्या था? अच्छा कुछ भी नहीं था। अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और उसको आपको अप्रोप्रिएट बेस सिलेक्शन बताना है। बता दोगे? ठीक है। एग्जाम्पल है एसिटाइल क्लोराइड। आपको बताना है इनमें से आप किस बेस को उपयुक्त मान रहे हो इनोलेट बनाने के लिए। इसका
NaOH, NaOET, क्लोराइड खुद Et3N। आपके हिसाब से किस केस में मैं इनोलेट बनाने में कामयाब हो पाऊंगा? या किस किस में हो पाऊंगा? अगर एक से ज्यादा में हो पाऊंगा तो क्या पहले में इनोलेट बनेगा मुझसे? कभी कभी नहीं। OH बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, ये बहुत बढ़िया रिएक्टिव सेंटर है। मैं तो कह रहा हूं एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव सेंटर है, क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड में तो और माइनस ही लग रहा है इसका, तो डेल्टा प्लस का अमाउंट तो और ज्यादा है। ये तो गजब का इलेक्ट्रोफाइल है, बोलो। तो भाई ये वाला मामला तो बहुत ही तुरंत लगेगा। और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? एसिड, एसिटिक एसिड। क्या प्रोडक्ट होगा? एब्सोल्युटली। एक्चुअली एसिटिक एसिड बनाया ही ऐसे जाता है, एसिटाइल हैलाइड को NaOH से ट्रीट करते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ही ऐसी ही है एसिटिक एसिड बनाने की। एस्टर से भी बढ़िया बनता है तो, क्योंकि एस्टर में तो वो OET उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप, ये तो और बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये तो एकदम मजेदार लिविंग ग्रुप है, पैदा ही लीव करने के लिए हुआ है। ये तो लगा रहता है, बस तुमको इसको हटाना होता है। दुनिया में जब जब रिएक्शन लगा रहा है, इसका एक ही काम है, इसको हटा दो। अरे 90% रिएक्शन में कहीं क्लोराइड लगा है तो हम क्या करते हैं? हटा ही रहे होते और कुछ नहीं करते उसके अलावा। उसका NaOH क्या करेगा? हाँ, इससे तो बेटर लिविंग ग्रुप है क्लोराइड, इसलिए ये भी रिप्लेस मार देगा इसको, और ये भी रिप्लेस मार देगा, तो यू विल गेट एस्टर। ये तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, हो गई ना? क्लोराइड क्या करेगा? देखो, क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक बेस नहीं है, हो ही नहीं सकता। अरे क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक बेस हो ही नहीं सकता ना यार, कार्बन के सेंटर पर अटैक कर ही नहीं सकता, साइज में बड़ा है ना यार, न्यूक्लियोफिलिक बेस तो नहीं है ये, बोलो। तो वो और बेस हो भी तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, उससे तो कोई मतलब नहीं है, बोलो। क्योंकि वह क्लोराइड निकल भी जाए तो क्लोराइड ही बैठा हुआ है वहां। तो जैसे एस्टर में हमने OET की जगह OET यूज कर लिया था, तो उसी कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, क्या क्लोराइड या क्लोराइड यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं। एक्चुअली क्लोराइड ना किसी काम का नहीं है, वो यहां कुछ नहीं कर सकता तो यहां तो और ही कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, उससे टुच्चा तो कोई बेस ही नहीं होगा, वो तो कार्बोनेट से भी गया गुजरा बेस है। अरे यार HCl, अरे पप्पू किसका कॉन्जुगेट है? वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड। कम ऑन, जो तुम पचा रहे हो, खा रहे हो, जो हड्डी कुछ भी खा जाते हो ना, मोमोज चल रहे हैं इसी में, गोलगप्पा भर लिया इसी में, पिज्जा टिका ली, वो ये इसी का देन है। अरे गुड़ गोबर पत्थर लकड़ी अज्जिन सब हमारा पेट कर रहे हैं ना मामला, इतना तगड़ा मामला, इससे तगड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं थी, जल्दी मामले को मत कर दे साफ, वो इसी का देन है। अरे वन ऑफ द फैक्टर है। अरे गोबर कहीं के, अरे केमिस्ट्री भी नहीं जानते, तो ये तो कुछ ही नहीं करेगा, ना सब्स्टिट्यूशन होगा ना इनोलेट बनेगा, तो आंसर है नो रिएक्शन, कुछ ही नहीं है। Et3N नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहां तो अटैक करेगा नहीं, और इसके प्रोटॉन की एसिडिटी ठीक ठाक है, इसीलिए दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। और यहां क्या बनेगा? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? हाथ खड़े करिए, हाथ खड़े करिए। पक्का? अब मुझे ये तो थे एग्जांपल, अब मुझे आप समराइज करके आप बताओ कि एक बेस के सिलेक्शन में क्या क्या देखा जाता है, कॉन्सेप्ट बताओ। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को, और यहीं से अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ बेस एक कॉन्सेप्ट है इन इनोलेट फॉर्मेशन, इसमें क्या क्या देखा जाता है बताओ, फैक्टर्स बताओ, क्या क्या फैक्टर देखूं जिनके बेस पे मैं सिलेक्शन करूं? फैक्टर्स, फैक्टर्स। पहला तो एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन, जिसको निकालना है। अरे सिस्टमेटिक बोला करो, गोबर की तरह मत कहो, इतना सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूं, उसको सिस्टम से बोलो। सबसे पहले क्या देखना होता है? ऑफ कोर्स एसिडिटी ऑफ, उस प्रोटॉन का नाम क्या है?
इनोलाइजेबल प्रोटॉन, क्या कहते हैं उसको? हाँ, आगे से मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, इसको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी का आपको। इनोलाइजेबल प्रोटॉन क्या होता है? जो इनोलाइज हो सकता है। तो पहले तो इसकी एसिडिटी, फिर दूसरा क्या देखते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ बेस। क्या देखते हैं? इसकी मैचिंग का है कि नहीं। ये वीक है तो वो स्ट्रांग हो, ये स्ट्रांग है तो वो वीक चल जाएगा। बोलो। तो बेसिसिटी क्या देखेंगे? बेसिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ये फैक्टर मायने रखता है। ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या मायने रखता है? कि वो न्यूक्लियोफिलिक है या नहीं है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेस, न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ बेस। अरे बोलो ना गोबरो। उसके बाद क्या देखा जाता है? सबस्ट्रेट जो है, उस सबस्ट्रेट में कोई लिविंग ग्रुप है या नहीं है तो तंग करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने के चांसेस है। बोलो यार। अच्छा, क्या क्या इसमें काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ बेस देखेंगे? नहीं, वो सिलेक्शन ऑफ बेस में नहीं होता है, वो तो रीजियो सेलेक्टिविटी में आएगा। काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन ये नहीं है कि इनोलेट बनाएगा नहीं बनाएगा, उसका क्वेश्चन तो है इनोलेट कौन सा, फिर वो तो अगला टॉपिक है, वो तो आगे कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड रीजियो सेलेक्टिविटी। क्या आएगा? कि भाई हम किस तरफ से रिएक्शन को लेके जा रहे हैं आगे, प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा। ओ यार। तो तीसरी चीज देखी जाएगी आपकी लीविंग प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप इन सबस्ट्रेट। अच्छा, इससे पहले एक और चीज। जब आप न्यूक्लियोफाइल नेचर देख, न्यूक्लियोफिलिक नेचर देख रहे हो, तो आप ये भी तो देखोगे कि उस सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है कि नहीं उसका। अरे मैं तो 50 न्यूक्लियोफाइल ले लूं, उसमें कुछ है ही नहीं अटैक करने के लिए। नहीं समझे? लो अभी मैंने बताया था आरएमजीएक्स बहुत तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है। अरे बताया था कि भाई पागल ही है तू, पागलेट है भाई, ये तो इतना तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है, पागल ही कर देता है। ले अब कर पागल, इसका बाप भी करके बता दी मुझे। काय पर अटैक करेगा? ले तेरे इसको पापा को भेज दे, तू करके बता जा। ला कर अटैक तेरे पापा काय करेगा? नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कब होता है? जब नाइट्रोजन को कार्बन पे प्लस हो। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम यहाँ। अब नाइट्रोजन के प्लस को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर थोड़ी कहते हैं। अब वहां पे क्या 5 बॉन्ड बनाओगे नाइट्रोजन के? 4 बॉन्ड ठोकोगे? तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें आप अगर हम नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नाइट्रो एल्केन के इनोलाइजेशन पढ़ रहे हैं, नाइट्रो एल्केन की इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हमको ये सोचना ही नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक है कि नहीं। हो करके लेगा न्यूक्लियोफिलिक होकर, हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही नहीं है, तो उसके पापा को भी क्या लेके जाना पड़ेगा? प्रोटॉन। रास्ता ही। ओ सॉरी, इसमें कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं। अरे यार, ये कैसे देखते हैं घूर घूर के यार, गंदी नजरों से। साले पागल है क्या? बिल्कुल ही। हाँ, अब कोई भी बेस आए, कैसा भी बेस आए, अब वो यहां तो अटैक नहीं कर पाएगा ना यार, ये तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है ना यार, तो इसमें है ही नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। लो इसके पापा का कुछ भी ले लो, क्या रास्ता है? सिर्फ रास्ता क्या है? या तो प्रोटॉन ले ले, नहीं तो मत ले, घर जा तेरे। इसका मतलब अगर हम बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी देख रहे हैं, तो हमें सबस्ट्रेट की इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी देखनी पड़ेगी। इसका मतलब चौथा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ। दुनिया की किसी भी किताब में ऐसे फैक्टर्स करके समझा रखा हो ना, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, बुक से नहीं। ये 50, 100, 500, 1000 रिएक्शंस को सोच के कंटेंट बनाने के बाद, जीवन में 10 साल बिताने के बाद समझ में आता है कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कैसे समझना होता है केमिस्ट्री को। किताबों का नहीं है। प्रेजेंस ऑफ क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन सबस्ट्रेट, जो भी आपका सबस्ट्रेट, राइट, जिसका इनोलेट बना रहे हैं हम, करेक्ट। और उसके बाद मेरे सर पे मार दे, मेरे माथे पे दे, इसको छोड़ रहा हूं।
अलग अलग इंडिकेटर से मत बुलाओ किस। सुन लिया? हाँ, तो इनलाइजर प्रोटॉन की एसिडिटी, फिर बेस की स्ट्रेंथ, फिर न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ बेस, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और लास्ट में उस सबस्ट्रेट में लिविंग नेचर है या प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप इन। अगर आपको ये 5 बातें ध्यान रही ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपसे गलत इनोलेट बनवा ले और गलत इनोलेट केमिस्ट्री की रिएक्शंस करवा ले। 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ गए? आइए इन 5 बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हम अब सबस्ट्रेट को क्लासिफाई कर लेते हैं। कौन कौन से सबस्ट्रेट्स के इनोलेट बनेंगे, इसमें कौन कौन से सबस्ट्रेट आएंगे। बेसिस को तो क्लासिफाई कर चुके हैं क्लास के पहले। लास्ट क्लासिफिकेशन बचा है सबस्ट्रेट, फिर उनमें से एक एक सबस्ट्रेट को लेंगे अगले क्लास में और एक से चालू कर देंगे उनकी क्लासिफाई कर दे। तो लास्ट आ गया, बिल्कुल एंड, एकदम लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है रे। क्या पता फ्रस्ट्रेट हो गए वो अभी। एक कोई वो आरपीएफ का पुलिस वाला था, पागल होगा, फ्रस्ट्रेट होकर 4 आदमियों को गोली मार दी ट्रेन में। क्या पता, आजकल पता नहीं होता आदमी क्या सोच के बैठा है भाई, बोतल लेके मेरे चालू हो जाए इससे पहले कि मैं समलूं, ऊपर जा चुका हूं, बेस बताने लायक नहीं रहूं। क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्ट्रेट फॉर इनोलेट फॉर्मेशन है ना। कुछ भी नहीं है, चैप्टर ही बहुत मस्त है, शानदार है, कुछ भी नहीं। दुनिया नेम रिएक्शन की तरह रटती है, पढ़ती है, इसलिए मरती है। मजा है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, प्योर कोर सिंथेसिस ऑर्गेनिक। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हम सबस्ट्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर। पहला सबस्ट्रेट हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बट नॉट हैविंग लिविंग ग्रुप। क्या बोल सकते हैं? सबस्ट्रेट हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यस, इनका हम एक कैटेगरी में लेके इनोलेट बनाएंगे। सबस्ट्रेट्स हैविंग, मतलब छोटा पड़ जाता है ना बोर्ड, वहां तक बढ़ते बढ़ते पागल हो जाऊंगा मैं। इनकी तो पीपीटी बना के लानी चाहिए। सबस्ट्रेट हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से आपका मतलब कार्बन पर प्लस, मतलब CW ग्रुप। इनडायरेक्ट वर्ड उसमें क्या हो, CW ग्रुप होगा। CW ग्रुप हो गया काम। हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बट एब्सेंस ऑफ लिविंग ग्रुप। क्या अंग्रेजी लिख दी मैंने यार, गजब ही हो गया। लगता 2-1 महीने में ऐसी लाइन निकली है अंग्रेजी की। हाँ, अरे इतना लिख देख, एब्सेंस ऑफ लिविंग, नॉट हैविंग की जगह लिख दिया यार। कौन होंगे? एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर कौन बोला? एस्टर कौन बोला? एस्टर में तो है लिविंग ग्रुप, गोबर कहीं के। एस्टर कौन लिविंग ग्रुप किसमें नहीं होगा बताओ? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, साइनाइड्स, है ना। वीक इलेक्ट्रोफिलिक है लेकिन है। अरे वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यार, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पुअर है ना यार, लेकिन है, कार्बन पर प्लस है, अटैक होता है। अरे ग्रीनहाउस से कराया हमने अटैक, बहुत बार आया है। हाँ है। तो ये सब किस कैटेगरी में? या एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले, कौन से वाले? हाँ, ए वाले, या कम ऑन, ओ मत लिख देना बीच में, ओ नहीं तो वो तो फिर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अरे एनहाइड्राइड मत लिख देना यार, गोबर का। तो ये किस कैटेगरी में आ गए? सही, ठीक है। इसको थोड़ा और लिख देता हूं, जगह बच जाएगी। बहुत बड़े, टू गुड। दूसरा, सबस्ट्रेट हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एज वेल एज, वाह वाह सीख गए तुम तो।
सबस्ट्रेट को ऐसे कर दूं, मैं काट दूं। सबस्ट्रेट मुझे लिखना ही बहुत बोरिंग लगता है मुझे। सबस्ट्रेट हैविंग इलेक्ट्रोफिल and Lg as well। क्या फ्रेज यूज कर रहा हूं भाई? Lg as well, लीविंग ग्रुप as well, एस्टर। बिल्कुल सही जवाब। कार्बोक्सिलिक एसिड तो कौन बोला पहले? बोलो कौन है? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, उठ उठ जाओ। तू बेस ढूंढ के ला, इसके लिए कौन इनोलेट बनाएगा इसका? पिछली क्लास से रोता आ रहा हूं कि जिन में अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होता है वो तो इनोलेट बनाते ही नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट में ही बताया था, कुछ भी फेलना है मतलब। एस्टर, वेरी गुड, एस्टर है। एस्टिल क्लोराइड, जी हां, जी हां। एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स बोलो, एनहाइड्राइड्स, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे हो गए, राइट? बोलो, चलते हैं आगे। अगला कंपाउंड्स, एक बार एक्टिव मेथिलीन को अलग ही करेंगे ताकि इनको आपको बार बार एक्टिव मेथिलीन समझ में आ जाएगा, उसको अलग ही कैटेगरी में डाल देंगे। सबस्ट्रेट नॉट हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सबस्ट्रेट, क्या बोला मैं? हरा, ये गुलाबी। सबस्ट्रेट नॉट हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब इसमें ना लिविंग ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं है, जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं होगा तो अटैक नहीं करेंगे। बाहर में जाए लिविंग ग्रुप 50 हो ले, अरे जिस घर में जाना ही नहीं उसे रिप्लेस करने का क्या मतलब है क्या? तो बस नॉट हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दैट्स इट। कौन किस में नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? बस एक ही, सब में है, सब में है सिवाय नाइट्रो एल्केन, उनमें नहीं है। बोलो, इनमें नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। या पुअर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्या हो? पुअर, या उसको अलग कैटेगरी डाल देते ना, पुअर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सबस्ट्रेट हैविंग पुअर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, पुअर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अमाइड्स बहुत पुअर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अभी तो बताया था कंपैरिजन करके, सबसे लास्ट में आया था ना, डेल्टा प्लस ही नहीं है ना यार इसमें, क्योंकि ये कंजुगेशन हो गया। इस रेजोनेंस ने इसका डेल्टा प्लस बर्बाद कर दिया, बोला यार, बचा ही नहीं, वीकेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। बोलो, इसमें एक दो और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो आगे आपको काम आएंगे। ये पुअर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स में ही वहां ले लेते हैं उस एग्जांपल को, ये वाला इमाइन, इमाइन पुअर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अच्छा सॉरी माफ चाहूंगा, मेरे को, मैं मान लिया कि तुमको आता होगा, ऐसा कैसे मान लिया मैंने? ये तो मानना ही नहीं चाहिए कभी, तुम तो महान गधे हो, ये तो अज्यूम भी नहीं करना चाहिए कि तुमको कुछ आता होगा। सॉरी, माफी चाहता हूं। जबकि सुबह ही बताया है बात मैंने, फिर भी चलो दोबारा बता दूंगा। यहां पे तो मैंने बताया था ये तो हाईली डीएक्टिवेटिंग है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा प्लस है ये तो, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद इनकी इलेक्ट्रोफिलिटी डेल्टा प्लस की वजह से बोला यार, इनकी इलेक्ट्रोफिलिटी बहुत कम है। क्यों बहुत कम है इलेक्ट्रोफिलिसिटी इनकी? बताओ, कारण है कार्बन नाइट्रोजन के बीच ईएन डिफरेंस कम है, बॉन्ड पोलैरिटी कम है। बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी तो चार्ज भी कम जनरेट होंगे, और चार्ज भी कम जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा।
क्या आप समझ गए? तो ये पुअर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स में आ गया। किसमें आ गया? पुअर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में। तो मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं, इसको एटसेट्रा कर दिया, और पुअर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स में मैंने जनरेट कर दिया ये वाला भी, और साइनाइड भी लिख दिया। बेटर हो जाएगा, अच्छा क्लासिफिकेशन। इनको एक साथ देख लेंगे हम कहानी को। ये ला ना। और फिर उसके बाद एक्टिव मेथिलीन ग्रुप सबस्ट्रेट। कौन से? बिकॉज उनकी इनोलेट केमिस्ट्री अलग चलेगी। लास्ट है एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स, उनकी इनोलेट केमिस्ट्री अलग तरह से पढ़ेंगे हम। AMG ग्रुप्स सबस्ट्रेट में डबलो 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 साइनो साइनो, ये सब एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है। बिकॉज इनमें इस कार्बन के इर्द गिर्द क्या है? 2 EWG ग्रुप। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। बस अब हमको क्या करना, अगले क्लास से सुन लो। इनमें से एक उठाना है, एक एक। पहले कीटोन, एल्डिहाइड, फिर एस्टर, हैलाइड, एनहाइड्राइड, फिर नाइट्रोएल्केन, फिर ये, फिर इमाइन, इनसाइना, फलाना। बस करते जाना है, उनकी रिएक्शंस पढ़ते जाने, चैप्टर खत्म। जितनी नेम रिएक्शन जेम, IIT जेम में बची हैं और CSI नेट में बची है, IIT जेम वाली तो 100% और CSI नेट की जो बची है वो 80% नेम रिएक्शन सभी नीचे हो जाएंगी। जिसका नाम लोगे तुम सभी इसी में है। सब ये कॉन्सेप्ट यही है, बात अलग अलग हो रही है, बस बात एक ही है। समझ गए? तो अब हम अगली क्लास में आते ही शुरू करेंगे इनोलेट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड दियर रिएक्शंस। समझ में आया? क्लियर है? तो देखो इस चैप्टर के 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव बेसिस को समझना, दूसरा पड़ाव सबस्ट्रेट को समझना, और तीसरा पड़ाव एक क्लास बाद आएगा इनोलेट्स को समझना। जब हम इन सबके इनोलेट बना लेंगे तो फिर इनोलेटों में भी कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? इनोलेट्स में भी अभी वो इनोलेट पे कंपैरिजन में नहीं आऊं, उनमें भी कंपैरिजन करेंगे। वहां से तुमको पार्शियल और कंप्लीट इनोलेट की स्टोरी और बेहतर क्लियर होगी। तो मैकेनिज्म ऑफ इनोलेट फॉर्मेशन के बाद वो सारी क्लियर हो जाएगी। इनोलेट बनाने की मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है? वो ऐसे नहीं होती, ऐसा भी तो तुम वो सब टोरा चल रहा था बेस प्रोटॉन निकाल, ऐसे नहीं होती भाई। पूरी मैकेनिज्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बहुत अलग कहानी है उसकी। ऐसे उठा के बेस नहीं लिया था फटाक से प्रोटॉन को। ठीक है, शुरू करेंगे अगली क्लास में, अगले अध्याय तक। तब तक के लिए बाय बाय।